स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिडवाइफ एंड गायनेकोलॉजी से जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं वैसे क्वेश्चंस को। साथ ही इस वीडियो में उनका फुल डिस्क्राइब भी होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है वास्तविक प्रसव को डिफाइन करना है। ठीक है, जो ट्रू लेबर होता है, ठीक है, जो प्रसव होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है अवास्तविक। पहला जो होता है वास्तविक यानी ट्रू लेबर जिसे बोलते हैं, उसमें होता है कि नियमित अंतराल पर गर्भाशय में दर्द युक्त संकुचन उत्पन्न होता है। साथ ही संकुचन समय के साथ तेज और अधिक समय के लिए होता है। साथ ही वास्तविक प्रसव में सर्विक्स में फैलाव एवं सिकुड़न होता है और इसमें एक पानी की थैली भी बनती है। साथ ही इसमें जो शो है वो विद्यमान होता है और यही जो होता है वो डिलीवरी का सूचक होता है। साथ ही इसमें इंटरनल ओएस का भी फैलाव हो जाता है। ठीक है, तो वास्तविक प्रसव में क्या होता है कि इसमें नियमित अंतराल पर गर्भाशय में दर्द युक्त संकुचन होता है, यानी ये तेज और दर्द साथ में होता है संकुचन के। साथ ही इसमें संकुचन के साथ साथ इसमें अधिक तेजी से और अधिक समय के लिए होता है। साथ ही वास्तविक प्रसव में जो होता है वह सर्विक्स में फैलाव और सिकुड़न होना स्टार्ट हो जाता है। साथ में इसका जो एक चिन्ह है जो इसे हम लोग शो बोलते हैं वो भी विद्यमान रहता है और इसमें एक पानी की थैली का भी निर्माण होता है। साथ में इसमें इंटरनल ओएस का भी फैलाव हो जाता है। अगला है अवास्तविक प्रसव। जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रसव होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अवास्तविक प्रसव और दूसरा होता है वास्तविक प्रसव। वास्तविक प्रसव के बारे में मैंने ऊपर बता दिया। अब है अगला अवास्तविक प्रसव जिसे हम लोग फॉल्स लेबर बोलते हैं, जो कि मल्टीपैरा स्त्रियों की तुलना में प्राइमरी ग्रेविडा महिला में अत्यधिक होता है। ठीक है, मल्टीपैरा और प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब आप लोग को मैंने वीडियो में बताया हुआ है पिछले। अगर आपने उसको मिस किया है तो हमारे प्ले लिस्ट से जाके और मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी के जो प्ले लिस्ट है वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। मल्टीपैरा का मतलब होता है कि वैसी स्त्री जिसमें प्रेगनेंसी जो है वो एक से ज़्यादा बार हुआ है, साथ ही उसने एक स्वस्थ या फिर काल पूरा होने के बाद ही किसी बच्चे को जन्म दी है, तो उसे हम लोग मल्टीपैरा के रखते हैं। और प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब होता है कि जिसमें पहली बार कोई महिला प्रेग्नेंट हुई है। ग्रेविडा का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी और पैरा का मतलब होता है नंबर ऑफ डिलीवरी। ओके, तो प्राइमरी ग्रेविडा वाली महिलाओं में ये अत्यधिक होता है, यानी फॉल्स लेबर जो होता है वो प्राइमरी ग्रेविडा वाली महिलाओं में अत्यधिक होता है मल्टीपैरा की अपेक्षा। इसकी अवधि मल्टीपैरा स्त्रियों में कुछ दिन और प्राइमरी ग्रेविडा वाले में 2 से 3 सप्ताह तक होती है। साथ ही अवास्तविक प्रसव जो होता है वो गर्भाशय संकुचनों से संबंधित नहीं होता है, इसमें गर्भाशय संकुचन नहीं होते हैं। ये दर्द की धीमी प्रवृत्ति तथा निरंतर होने वाली होती है। ठीक है, यानी अवास्तविक प्रसव में दर्द जो होता है वो धीमा और निरंतर होते रहता है। साथ ही इसमें सर्विक्स का डायल्टेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इसमें सर्विक्स का डायल्टेशन नहीं होता है। वास्तविक प्रसव में जैसे डायल्टेशन होता है सर्विक्स का, लेकिन अवास्तविक प्रसव में जो है वो डायल्टेशन नहीं होता है। इसमें दर्द जो होता है वो धीमा रहता है और हमेशा बना रहता है। साथ ही इसमें गर्भाशय संकुचन नहीं होते हैं। प्राइमरी ग्रेविडा वाले महिलाओं में ये 2 से 3 सप्ताह तक बनी रहती है, लेकिन मल्टीपैरा वाले स्त्रियों में कुछ दिनों तक ये रहती हैं। साथ ही इसमें इनेमा और सेडेटिव औषधि देकर और इसको खत्म किया जा सकता है। जो फॉल्स लेबर होता है, ठीक है, उसको हम लोग एनीमा या सेडेटिव औषधि देकर समाप्त कर सकते हैं। अगला है भ्रूण की प्रस्तुति के प्रकार, यानी टाइप ऑफ फीटल प्रेजेंटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे आप वीडियो को देखे होंगे, साथ ही जो क्यूबी वगैरह लिए होंगे उसमें भी ये क्वेश्चंस को बार बार उठाया गया रहता है। तो भ्रूण का जो प्रस्तुति होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मिडवाइफरी से। तो इसमें 3 प्रकार का भ्रूण प्रस्तुत होता है। ठीक है, मिडवाइफ में 3 प्रकार का भ्रूण प्रस्तुति हम लोग देखते हैं। पहला सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है, दूसरा ब्रिज प्रेजेंटेशन और तीसरा जो होता है वो शोल्डर प्रेजेंटेशन। ठीक है, भ्रूण की जो प्रस्तुति होती है डिलीवरी के टाइम, एट ए टाइम ऑफ डिलीवरी, तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला सिफेलिक, दूसरा ब्रीच और तीसरा जो होता है वो शोल्डर प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में भ्रूण का जो सिर होता है वो गर्भाशय के निचले भाग में उपस्थित रहता है। साथ ही इसे अन्य प्रकार में भी वर्गीकृत करते हैं, यानी सिफेलिक प्रेजेंटेशन को और भी प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। इसमें भ्रूण का जो सर होता है वो गर्भाशय के निचले भाग में उपस्थित होता है। ठीक है, उसी को हम लोग सिफेलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। पहला इसका जो प्रकार होता है वो होता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, जिसमें सबसे अधिक पाया जाने वाला ये प्रेजेंटेशन होता है। इसमें भ्रूण का जो सिर होता है वो पूरी तरह से छाती की ओर मुड़ा होता है और भ्रूण का ऑक्सीपट प्रस्तुति भाग होता है।
ठीक है, यानी जो प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन में जो भाग रहता है वो भ्रूण का ऑक्सीपट भाग रहता है। साथ ही ये सबसे अधिक जो गर्भावस्था में पाया जाने वाला प्रेजेंटेशन होता है। इसमें भ्रूण का सिर जो होता है वो पूरी तरह से छाती की ओर मुड़ा होता है, यानी कर्व रहता है। दूसरा जो होता है वो ब्रो प्रेजेंटेशन, जो भ्रूण के सिर थोड़ा सा प्रसारित यानी एक्सटेंड होता है। भौं वाला क्षेत्र प्रस्तुति भाग में होता है, यानी ऐसे प्रेजेंटेशन में भौं जो होता है वही प्रस्तुति भाग में होता है और भ्रूण का जो सिर होता है वो एक्सटेंड हुए रहता है। तीसरा जो होता है वो फेस प्रेजेंटेशन, जिसमें सिर जो होता है वो पूरी तरह से एक्सटेंशन के मोड में रहता है। साथ में इसका प्रस्तुति जो भाग होता है वो चेहरा होता है, यानी इसका प्रेजेंटेशन में चेहरा रहता है। तो ये हो गया कुछ जो शीर्ष प्रस्तुति होता है यानी सिफेलिक प्रेजेंटेशन, उसका प्रकार, जिसमें पहला वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, दूसरा ब्रो प्रेजेंटेशन और तीसरा जो होता है वो फेस प्रेजेंटेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है नितंब प्रस्तुति यानी ब्रिज प्रेजेंटेशन। इसमें भ्रूण का जो सिर होता है वह गर्भाशय के फंडस भाग की ओर एवं पैर जो होता है वह गर्भाशय के निचले भाग की ओर होता है। ठीक है, नॉर्मली जो भ्रूण होना चाहिए वह गर्भाशय के निचले भाग की तरफ उसका सर होना चाहिए और फंडस भाग की तरफ उसका पैर होना चाहिए। लेकिन नितंब यानी ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि गर्भाशय के फंडस भाग की ओर उसका सिर होता है, यानी भ्रूण का जो होता है सिर होता है, और पैर जो होता है वह गर्भाशय के निचले भाग की ओर होता है। ठीक है, यानी ये एक एबनॉर्मल स्थिति होती है। ठीक है, इसे हम लोग अन्य भी प्रकार में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें पहला है कंप्लीट ब्रिज, जिसमें नितंब तथा पैर जो होता है वह मातृ श्रोणि जिसे हम मैटरनल पेल्विस बोलते हैं उसी में प्रस्तुति में होता है। साथ ही दूसरा जो होता है वह फ्रैंक ब्रिज, जिसमें भ्रूण की टांगे व नितंब फैले हुए होते हैं। साथ ही नितंब जो होता है यानी ब्रिज जो होता है वो मातृ श्रोणि में प्रस्तुति भाग में होता है। तीसरा जो होता है वह कंधा प्रस्तुति यानी शोल्डर प्रेजेंटेशन, जिसमें भ्रूण का कंधा वाला भाग या धड़ भाग गर्भाशय के निचले भाग की ओर होता है। यानी ये भी एक एबनॉर्मल स्थिति होती है, जिसमें कंधा का भाग या धड़ का जो भाग होता है वह गर्भाशय के निचले भाग की ओर होता है, जबकि आमतौर पे इसको ऊपर यानी फंडस के साइड में होना चाहिए। इस प्रकार की प्रस्तुति बहुत कम होती है एवं इसमें सिजेरियन सेक्शन द्वारा शिशु जन्म संभव होता है। नॉर्मली डिलीवरी जो होता है वैसे बच्चों को जन्म देना संभव नहीं होता है। कंधा प्रेजेंटेशन में जो होता है यानी शोल्डर प्रेजेंटेशन में जो होता है वो भ्रूण का कंधा वाला भाग या धड़ का जो भाग होता है वो गर्भाशय के निचले भाग की ओर होता है। अगला है प्रसव प्रारंभ होने के कारण, यानी क्या कारण है कि प्रसव यानी लेबर जो है वो शुरू हो जाता है, ऑनसेट हो जाता है। प्रसव प्रारंभ होने के कारण गर्भवती महिला की गर्भावस्था की सीमा 280 दिन के लगभग रहती है। वह गर्भ के शिशु की परिपक्वता समाप्त हो जाती है तो स्वतः ही प्रसव प्रक्रिया आरंभ होने लगती है। ठीक है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे गर्भाशय का विस्तार यानी डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस और स्ट्रक्चरल चेंजेस, साथ ही हार्मोन का प्रकार यानी इफेक्ट ऑफ हार्मोन के कारण भी, साथ ही भावावेगी कारण जिसे हम लोग इमोशनली फैक्टर बोलते हैं उसके कारण भी लेबर जो है वो ऑनसेट या स्टार्ट होता है। ठीक है, नॉर्मली जो होता है वो गर्भावस्था की सीमा अगर समाप्त हो गई रहती है, जैसे 280 दिन हम लोग जो लेके चलते हैं वो समाप्त हो गया रहता है या शिशु जो है वो मैच्योर हो गया रहता है, तब जो होती है लेबर स्टार्ट हो जाता है। साथ ही अन्य भी कारण होते हैं, जैसे गर्भाशय का विस्तार, साथ ही हार्मोन का प्रभाव और भावावेगी कारण भी इसमें शामिल होते हैं जो प्रसव को शुरू करते हैं। पहला जो होता है गर्भाशय का विस्तार, जिसमें गर्भावस्था की लगभग पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु का दबाव गर्भाशय की दीवारों पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप गर्भाशय की पेशियों में खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, यानी स्ट्रेचिंग होने लगता है, जिससे गर्भस्थ शिशु का प्रसूति अंग नीचे की ओर यूटेराइन के लोअर सेगमेंट के दबाव देकर चौड़ा करता है। ठीक है, जिस कारण से प्रसव प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी डायलेट करता है ताकि प्रसव की प्रक्रिया आरंभ हो सके। ठीक है, तो पहला है गर्भाशय का विस्तार। जैसे ही डिस्टेंशन होता है यूट्रस में, वैसे ही शिशु जो होता है वो प्रसूति अंग के साथ नीचे की ओर खिसकना शुरू करता है, जिसके कारण प्रसव प्रक्रिया जो होती है वो आरंभ हो जाती है। दूसरा जो होता है वो हार्मोन का प्रभाव। बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं वो भी अपना प्रभाव डालते हैं गर्भावस्था के समय पे या गर्भावस्था पे, जिसमें पहला जो होता है वो एस्ट्रोजन, जो कि गर्भवती महिला के पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है। यह ऑक्सीटोसिन जो होता है वह गर्भाशय की पेशियों को संवेदनशीलता तथा संकुचनों को बढ़ाता है। साथ ही एस्ट्रोजन तो होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के निर्माण को भी प्रेरित करता है, जो प्रसव के दर्दों को उत्पन्न करता है। इस प्रकार एस्ट्रोजन जो होता है वह गर्भाशय के संकुचनों को तीव्र करता है ताकि बच्चा जो है आसानी से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो पहला जो हार्मोन का प्रभाव होता है उसमें एस्ट्रोजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही जो होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन होता है उसके भी निर्माण को प्रेरित करता है ताकि प्रसव के दर्द को
उत्पन्न हो सके, साथ ही संवेदनशीलता तथा संकुचन को भी यह उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो है बच्चा जो है वो लोअर सेगमेंट के थ्रू बाहर निकलता है। अगला जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, जो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कार्यरत रहता है और जैसे ही गर्भावस्था की अवधि समाप्त होती है तो इसका उत्पादन कम होने लगता है, और जैसे ही इसका उत्पादन कम होने लगता है तो एस्ट्रोजन जो है वो बढ़ जाता है, या एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण इसमें असंतुलित हो जाता है दोनों हार्मोन का मात्रा, और उसी के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन होता है उसका निर्माण जो होने लगता है तेजी से, और उसके कारण मायोमेट्रियम पे दबाव बनता है और संकुचन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जो होता है वो अगर तेजी से बढ़ रहा है या प्रोजेस्टेरोन कम हो जाए तो उस स्थिति में प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन है वो अधिक बनना शुरू होगा, जिसके कारण मायोमेट्रियम पे दबाव बनेगा और बच्चा जो है वो नीचे की ओर खिसकना शुरू होगा, साथ ही प्रसव की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाती है। तीसरा जो होता है ऑक्सीटोसिन, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि एस्ट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्राव करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। जैसे ही गर्भावस्था की अवधि पूरी हो जाती है तो ऑक्सीटोसिन जो है वो बनना शुरू होता है, जिसके कारण ये मायोमेट्रियम में अधिक दबाव बनाता है और वहाँ पे संकुचन उत्पन्न करने लगता है तेजी से, जिसके कारण बच्चा जो है या शिशु जो है या भ्रूण जो है वो नीचे की तरफ खिसकना शुरू करता है। साथ ही रिलैक्सिन हार्मोन भी इसमें कारगर भूमिका निभाता है, जिसमें यह अपरा से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है, और यह हार्मोन सैक्रोइलियक ज्वाइंट को ढीला करने में सहायता करता है, और यही जो ज्वाइंट होता है वह जैसे ही ढीला होता है तो शिशु जो होता है वो पेल्विक कैविटी में आसानी से प्रवेश पा लेता है और आसानी से बाहर की ओर निकलना शुरू करता है, ठीक है। तो ये कुछ हो गए हार्मोन जो कि गर्भावस्था पर प्रभावित डालते हैं या प्रभावित करते हैं। आगे है भावावेगी कारण, जिसे हम लोग इमोशनल फैक्टर बोलते हैं, वो भी बहुत भूमिका निभाता है प्रसव को शुरू करने में, जिसे हम लोग न्यूरोलॉजिकल फैक्टर बोलते हैं। इसके संचालन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी मार्ग द्वारा होता है, साथ ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा भी ये संचालित होता है। गर्भाशय की मायोमेट्रियम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अल्फा तथा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर द्वारा ये रहते हैं, साथ ही ये भावावेगी कारणों से उद्दीपित होकर और गर्भाशय तथा सर्विक्स में संकुचनों को प्रेरित करते हैं। जो इमोशनल फैक्टर होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल फैक्टर भी कहलाते हैं। ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी मार्ग अथवा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा संचालित होते हैं, जो कि मायोमेट्रियम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अल्फा तथा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर रहते हैं, और जो भावावेगी कारण से उद्दीपित होकर यानी उद्दीपन द्वारा ये गर्भाशय तथा सर्विक्स में संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिसके कारण बच्चा जो है वो नीचे की तरफ खिसकना शुरू करता है। तो ये कुछ हो गए गर्भावस्था शुरू होने के कारण। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।